हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार स्वागत करता हूं आपका साइंस के इस वीडियो में। और आज का क्लास जो मैं ले रहा हूं वो है कोशिका सेल। एक नया चैप्टर आज है और इस चैप्टर में मैं कोशिका से रिलेटेड वे सभी प्रश्न आपको आसानी से ऐसे समझा दूंगा कि आपको फिर पढ़ना नहीं पड़ेगा। और याद रखिए, आपको यहाँ मैं किसी किताब से ज़्यादा बताऊंगा, ठीक है। किसी एक किताब में जितना दिया हुआ रहता है उससे ज़्यादा पॉइंट्स आपको क्लियर करा दिए जाएंगे सिर्फ 2 वीडियोज़ में। एक वीडियो कोशिका की खोज के बारे में, फिर कोशिका के संरचना के बारे में जिसमें मैं कोशिका के अंगों को बताऊंगा, ठीक है, कि कौन से अंग की खोज किसने की और उसके क्या कार्य हैं। उनके कार्यों से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और इसके कोशिका की खोज में जो समय था उससे संदर्भित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में। तो आइए हम उसको प्रश्नों को आसानी से समझते हैं। एक उसके पहले इतिहास को समझते हैं और कहानी की तरह इसको समझ करके हम आगे पढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे कोशिका की खोज। कोशिका की खोज के बारे में। कोशिका की खोज तब प्रारंभ होती है जब एक अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक, नाम क्या था उनका? रॉबर्ट हुक। इन्होंने सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में एक सूक्ष्मदर्शी बनाया। क्या बनाया? सूक्ष्मदर्शी। याद रखेंगे कि 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने एक सूक्ष्मदर्शी बनाया और उस सूक्ष्मदर्शी से जब आपके पास, मान लेते हैं आपके पास जब पहली बार कैमरा आएगा तो आप क्या कीजिएगा? तरह तरह की फोटो खींचिएगा ना। तो इनके पास, इन्होंने जब सूक्ष्मदर्शी बनाया तो जो किसी चीज को देखते थे तो वो बड़ा दिखता था, तो वो हर चीज को देखते थे, ठीक है। इसी क्रम में उन्होंने एक पौधे के छाल अर्थात कॉर्क को देखा, पतले से पौधे के छाल को, कॉर्क को देखा और उसको जब उन्होंने सूक्ष्मदर्शी में देखा तो उसके भीतर बहुत सारे छोटे छोटे कोठरीनुमा आकृति दिखाई दी। उनको छोटे छोटे कोठरियां दिखाई दी, मधुमक्खी के छत्ते के समान बहुत सारी रचनाएं दिखाई दी, छोटी छोटी। इन रचनाओं को इन्होंने सेल कहा। क्या कहा? सेल। बता दें आपको हम कि सेल जो शब्द है यह लैटिन भाषा का शब्द है और सेल शब्द का अर्थ होता है कमरा, छोटा कमरा। सेल शब्द का अर्थ क्या होता है? छोटा कमरा। तो ये छोटे कमरे की तरह दिखाई दे रहा था, मधुमक्खी के छत्ते के जो कोठरियां होती है उसके समान दिखाई दे रहा था, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? सेल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार रॉबर्ट हुक ने सेल शब्द और कोशिका की तो खोज कर ली, बताया कि हाँ कोशिका होता है। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे इस क्षेत्र में और भी खोज होने लगी कोशिका के बारे में और वैज्ञानिकों ने भी खोजना शुरू कर दिया। अब आते हैं आगे हम देखते हैं कि ल्यूवेनहॉक 1674 में, ठीक, उनसे 9-10 साल बाद क्या किया इन्होंने कि जो सूक्ष्मदर्शी बनाया गया था उस सूक्ष्मदर्शी के लेंस को अदल बदल किया, मतलब उसके लेंस में सुधार किया। उस सूक्ष्मदर्शी के लेंस में क्या किया? सुधार किया और एक नया सूक्ष्मदर्शी बनाया। और उस सूक्ष्मदर्शी से भी इन्होंने बहुत सारी चीजों को देखा और पहली बार स्वतंत्र कोशिकाओं को खोजने का या देखने का श्रेय जाता है ल्यूवेनहॉक को। और उन्होंने स्वतंत्र कोशिकाओं को देखा, जैसे जीवाणु को देखा, प्रोटोजोआ को देखा, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने की। याद रखिए इस बात को कि जीवाणु की खोज किसने की? जीवाणु की खोज की ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है, एंटोनी ल्यूवेनहॉक। इसके बाद फिर और विकसित, थोड़ा सा और विकसित होना शुरू हुआ सूक्ष्मदर्शी को और ज्यादा विकसित किया गया। उससे अब और, जैसे कि पहले इस बिंदु जैसी वस्तु को इतना बड़ा कर सकते थे हम, अब और ज्यादा बेहतर सूक्ष्मदर्शी बना तो और थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो इसको जितना बड़ा करके देखेंगे उसके अंदर और सारे अंग दिखना शुरू होंगे ना। तो इस तरह से हम देखेंगे कि रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका को जब बेहतर सूक्ष्मदर्शी से देखा तो उन्होंने पाया कि प्रत्येक कोशिका के मध्य भाग में, प्रत्येक जो कोशिकाएं होती थी उसके मध्य भाग में गोल संरचना पाई गई, गोल गाढ़ी संरचना पाई गई, ठीक है। और वह लगभग बीच में थी। कहाँ थी? बीच में। वह जो संरचना थी वो कहाँ थी? बीच में। तो उन्होंने इसको केंद्रक नाम दे दिया, केंद्रक अर्थात केंद्र में।
तो उन्होंने इसको क्या नाम दे दिया, केंद्रक। तो याद रखेंगे रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज की। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की, केंद्रक की। ठीक है, याद रखिए इसको। न्यूक्लियस की खोज किसने की, तो रॉबर्ट ब्राउन ने, और रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन। आगे हम देखेंगे, इसके बाद आए पुरकिंजे। पुरकिंजे ने सबसे पहले क्या किया, प्रोटोप्लाज्म की खोज की। इन्होंने कोशिका को कुछ इस तरह से देखा, ध्यान दीजिएगा यहाँ, यह भी इंपोर्टेंट पॉइंट है। इन्होंने कोशिका और केंद्रक को देखा और इन्होंने देखा कि कोशिका एक अर्धपारगम्य झिल्ली से घिरी हुई है, तो कोशिका के अंदर जो भी पदार्थ है, कोशिका के अंदर केंद्रक भी है और सारे पदार्थ हैं। इन सभी पदार्थ को पुरकिंजे ने क्या किया, क्या कहा, तो पुरकिंजे ने उसको प्रोटोप्लाज्म कहा। क्या कहा, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य, तो जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की, पुरकिंजे ने 1839 में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जीव द्रव्य को इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब देखिए यहां तक हम आ चुके हैं। अगला देखेंगे, यहां पर एक विशेष घटना होती है, ध्यान देंगे यहां पर। अब जैसे ही इन वैज्ञानिकों ने कोशिका के बारे में नए नए तथ्य देने शुरू कर दिए, नए नए खोज होने शुरू हो गए, तब जाकर के दो वैज्ञानिक आए, स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन 1839, 1838 और स्वान 1839। इन दोनों ने अपने सिद्धांत दिए। ठीक है, एक ने क्या बताया, स्लाइडेन जो थे वो प्राणी वनस्पति वैज्ञानिक थे। स्लाइडेन क्या थे, वनस्पति वैज्ञानिक थे। स्लाइडेन वनस्पति वैज्ञानिक थे और स्वान जो थे वो प्राणी वैज्ञानिक थे, जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, तो इन दोनों ने अपने अपने स्तर से खोज की। इन्होंने क्या बताया, स्लाइडेन ने क्या बताया, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्लाइडेन ने कहा कि पादप कोशिका, मतलब पौधे जो होते हैं, पौधे कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और स्वान ने क्या बताया कि जीवों का जो शरीर होता है, जंतुओं का शरीर जो होता है, प्राणी का शरीर भी कोशिकाओं से बना होता है। याद रखेंगे, दोनों ने अपने अपने स्तर पे बातें कही। स्लाइडेन ने, ये वनस्पति वैज्ञानिक थे अर्थात पौधा वैज्ञानिक, तो इन्होंने पौधों में पौधे को कोशिकाओं से बनने की बात कही। और जो स्वान थे ये प्राणी वैज्ञानिक थे, इन्होंने प्राणी का शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है ये बात कहा। और इन दोनों की बातों को और इनके सिद्धांतों को एक सम्मिलित सिद्धांत के रूप में देखा गया और इन दोनों की बातों को कहा गया कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत। तो याद रखेंगे कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, या कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, या कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, तो स्लाइडेन और स्वान दोनों का नाम आता है। स्लाइडेन और स्वान में याद रखेंगे कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान ने कब, 1838-39 में। ठीक है, अब आते हैं आगे, इसको नोट कीजिएगा। ये क्लास 9 और बाकी जितने भी बड़े स्तर की परीक्षाएं हैं, ग्रुप डी है या एनटीपीसी है या जो भी बीपीएससी जो भी एग्जाम है, ये सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट है। और ये सब जो मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूँ ये उन्हीं परीक्षाओं में आते हैं, मतलब बड़े परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको याद रहने चाहिए। अगर आप एक बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिए, एक एक पॉइंट देखिए। आप किसी एक पॉइंट से अगले पॉइंट को रिलेट करके आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं फिर मैक्स सुल्ज आए। मैक्स सुल्ज ने भी कोशिका को कुछ इसी रूप में देखा कि कोशिका में एक केंद्रक है और चारों ओर द्रव्य भरा हुआ है और झिल्ली से, कोशिका किसी झिल्ली से ढका हुआ है चारों ओर से। तो इस रूप में इन्होंने देखा। इन्होंने भी इस पूरे पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म कहा। क्या कहा, प्रोटोप्लाज्म।
इस पूरे पदार्थ को क्या कहा? प्रोटोप्लाज्म। और इन्होंने भी एक थ्योरी दी जिसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्मवाद। प्रोटोप्लाज्मवाद या जीव द्रव्यवाद। क्या कहते हैं? जीव द्रव्यवाद। तो प्रोटोप्लाज्म का सिद्धांत जो है वो किसने दिया? प्रोटोप्लाज्म सिद्धांत, प्रोटोप्लाज्म थ्योरी या जीव द्रव्य थ्योरी किसने दी? तो मैक्स सुल्ज ने दी। जबकि जीव द्रव्य का खोज किसने किया? तो पुरकिंजे ने। इस बात को याद रखेंगे, फंसता है, मतलब ये कंफ्यूजन देता है कि प्रोटोप्लाज्मवाद मतलब प्रोटोप्लाज्म थ्योरी किसने दिया? मैक्स सुल्ज ने, जो बाद में आया, बाद में थ्योरी मिला, खोज पहले हो गई। कब? 1839 में। किसके द्वारा? तो पुरकिंजे द्वारा। अब हम आते हैं आगे, एम नोल और ईरेस का। अगर हम आज एक बेहतर सूक्ष्मदर्शी प्राप्त कर पाए हैं तो उनमें इन दोनों वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि इन दोनों ने ही सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा क्या हो पाया कि हम किसी छोटे से चीज को, जैसे अगर कोई वस्तु इतना बड़ा था तो हम उसको 1500 गुना बड़ा करके देख सकते थे या उससे अधिक, मतलब इस वस्तु को हम इससे भी ज्यादा बड़ा करके देख सकते थे। तो इससे क्या हुआ कि इतना ज्यादा बड़ा करके अगर हम देख पाएंगे तो इसके अंदर जो जो अंग होंगे वो आसानी से दिख जाएंगे ना। तो एम नॉल और ईरस का द्वारा जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की गई, उस इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से कोशिका को बड़ा करके देखा जाने लगा। कोशिका को बड़ा करके देखा जाने लगा और तब पता चला कि हाँ, इसमें ये द्रव्य है, ये केंद्रक भी एक दोहरी झिल्ली से ढकी होती है, ये अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, इसके अंदर बहुत सारे रचनाएं होते हैं। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी रचनाएं होती है। इन सब चीजों पर ध्यान वैज्ञानिकों का आकृष्ट हुआ और तब जाकर के एक बेहतर कोशिका के अंगों, कोशिका के अंगकों का, केंद्रक के मध्य भी बहुत सारी रचनाएं होती है, इन चीजों का अध्ययन करने में आसानी मिली। ठीक है, तो अब हम कोशिका का फिगर बनाते हैं और तब आपको समझाते हैं। ठीक है, तो हम फिगर बनाते हैं। तो आइए दोस्तों, हमने फिगर बना लिया है और अब हम इसकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। आपको हर एक अंग के बारे में मतलब इस तरह से रिलेट करके बताया जाएगा कि आप उसे भूलिएगा नहीं, आपको वो याद हो जाएगा और आप आसानी से परीक्षा में जब प्रश्न आएंगे तो उसको बना सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोशिका का जो सबसे बाहरी आवरण होता है उसको हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, इंग्लिश में इंग्लिश में कहते हैं इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, कोशिका झिल्ली के बारे में एक मुख्य बात है कि इसको कहा जाता है चयनात्मक झिल्ली। याद रखेंगे, इसको क्या कहा जाता है? चयनात्मक झिल्ली। और यह अर्धपारगम्य होती है। ठीक है, समझते हैं। देखिए, यह जो झिल्ली होती है, जो सबसे बाहरी झिल्ली है, यह अर्धपारगम्य होती है। अर्धपारगम्य कहने का मतलब कि इससे कुछ पदार्थ अंदर जाते हैं और कुछ पदार्थ अंदर नहीं जाते हैं। लेकिन विशेष बात यह है कि यह उन्हीं पदार्थों को अंदर लेती है जो कोशिका के लिए आवश्यक है। जो कोशिका के लिए आवश्यक नहीं है उन पदार्थों को बाहर ही छोड़ देती है। उन पदार्थों को बाहर ही छोड़ देती है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम यह कह सकते हैं कि यह पदार्थों को चुन चुन करके अंदर लेती है। मतलब यह चयनात्मक झिल्ली है। कैसी झिल्ली है? चयनात्मक झिल्ली, सिलेक्टिव मेम्ब्रेन है। तो यहाँ हम ध्यान देंगे कि यह अर्धपारगम्य है, मतलब कि यह पूरी तरह से पारगम्य नहीं है। प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक पदार्थ इसके आर पार जा नहीं सकता है, लेकिन जो पदार्थ जा सकता है उसको यह चुन करके अपने अंदर लेती है। अतः इसको कहते हैं क्या? कोशिका झिल्ली। प्रश्नों में हमेशा यह पूछा जाता है कि कोशिका झिल्ली का निर्माण किससे होता है, तो याद रखेंगे, इसको नोट करेंगे कि कोशिका को झिल्ली का जो निर्माण होता है वो प्रोटीन प्लस लिपिड, प्रोटीन और लिपिड से निर्माण होता है। किसका? कोशिका झिल्ली का। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोशिका झिल्ली बना होता है प्रोटीन तथा लिपिड से। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो ये इसके बारे में हमने कुछ जाना। यह भी जान लेंगे कि कोशिका को आकार कौन देता है। कोशिका को आकार देने का कार्य किसका होता है? तो कोशिका का आकार किस पर निर्भर करेगा?
तो कोशिका झिल्ली गोल है तो कोशिका भी गोल है। कोशिका झिल्ली अगर ऐसी होती चतुर्भुज टाइप आयताकार तो ये भी आयताकार होता। तो कोशिका का जो आकार है वह किस पर निर्भर करता है? कोशिका झिल्ली पर। किस पर? कोशिका झिल्ली पर। तो चलिए ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले अंक के पास। इसके मध्य कोशिका झिल्ली के मध्य अंदर बहुत सारी रचनाएं होती है और वे सभी रचनाएं इस द्रव में तैर रही होती है। इस द्रव्य में तैर रही होती है। इस द्रव्य को कहते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका झिल्ली के मध्य या कोशिका के मध्य ये जो झिल्ली मतलब ये जो द्रव्य है जिसमें सभी ये अंग तैर रहे हैं इसको क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। और इससे एक चीज जानेंगे कि कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य जो है, ठीक, यह कोशिका द्रव्य जो होता है यह गाढ़ी हल्की पीले रंग का एक चिपचिपा द्रव होता है। ठीक है, और यह जीवित होता है। कैसा होता है? जीवित। याद रखेंगे, पूछा जाता है प्रश्न। यह जीवित संरचना है। कोशिका झिल्ली भी जीवित संरचना है, जबकि पौधे की कोशिकाओं में जो पादप कोशिका का जो ऊपरी आवरण कोशिका भित्ति होता है वह मृत होता है। ठीक है, याद रखेंगे। इसको जीवित हम इसलिए कहते हैं, कोशिका झिल्ली को जीवित इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर यहाँ से टूट जाए तो ये अपना मरम्मत स्वतः कर लेगा और स्वतः मरम्मत करने की क्षमता सजीवों में होती है। ठीक, सजीवों का एक गुण है, तो इसको हम जीवित कहेंगे। कोशिका झिल्ली जीवित होती है, कोशिका द्रव्य भी जीवित होती है। कोशिका द्रव्य का विशेष महत्व नहीं है। कोशिका द्रव्य में तैर रहे बहुत सारे अंगक और मध्य भाग में केंद्रक, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसके अंदर तैर रहे कोशिका के अंगकों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम जिस अंग के बारे में बात करेंगे वो ये वाला अंग है। पतली पतली कोशिका के सटे हुए कोशिका के निकट पतली पतली नलिकाओं के रूप में जो अंग है इसको हम ये है, और ये भी इसी तरह का अंग है, बस इस पर क्या है? दाने दाने निकले हुए हैं। चलिए दोनों को समझते हैं। याद रखेंगे कि यह जो अंग है इसको कहते हैं अंतःप्रद्रव्ययी जालिका। अंतःप्रद्रव्ययी जालिका। ठीक है, अंतःप्रद्रव्ययी जालिका या इसको कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंग्लिश में कहते हैं ER। ठीक है, ये देख रहे हैं ये पूरी तरह से चिकनी है तो इसको कहते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब कि चिकनी अंतःप्रद्रव्ययी जालिका। जबकि इसको देखें आप तो इसके दाने दाने निकले हुए हैं सतह पर, तो इसलिए इसको कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब खुरदुरी अंतःप्रद्रव्ययी जालिका। ठीक है, ये खुरदुरी है और ये क्या है? चिकनी है, स्मूथ, तो इसको कहेंगे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER, ये SER। दोनों में अंतर भी आपको समझना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है अंतर इसका। देखिए यहाँ ये जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पहले तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य को समझिए। ये कार्य क्या करते हैं? तो इनका कार्य होता है कि केंद्रक और कोशिका द्रव्य, ये कोशिका द्रव्य है और ये केंद्रक झिल्ली है, ये क्या है? जिससे केंद्रक बंधा हुआ है अंदर। ठीक है, तो इन दोनों के मतलब इसके अंदर का भाग और कोशिका द्रव्य का भाग, इन दोनों के बीच जो परिवहन का कार्य होता है वह किसके द्वारा होता है? अंतःप्रद्रव्ययी जालिका के द्वारा होता है। ठीक है, तो याद रखिए आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये सटा हुआ है ना, सटा हुआ है मतलब इधर के पदार्थों को अंदर ले जाने में सहायता करेगा। तो केंद्रक द्रव्य ये है, कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य, केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के बीच परिवहन का जो कार्य है वह होता है किसका? अंतःप्रद्रव्ययी जालिका का। ठीक है, इसके बारे में एक चीज जान ले कि ये जो स्मूथ अंतःप्रद्रव्ययी जालिका है, ठीक, इससे ज्यादा प्रश्न नहीं बनते। इससे प्रश्न बनते हैं कि जो खुरदुरी अंतःप्रद्रव्ययी जालिका है उसका क्या कार्य होता है? तो सेम इस तरह का कार्य है, लेकिन इसमें एक विशेष बात है। ये जो खुरदुरी क्यों हो गए? क्योंकि इसके ऊपर कण है। ये जो कण है ये कण होते हैं राइबोसोम के। ठीक है, किसके कण होते हैं? राइबोसोम कण होते हैं। ये राइबोसोम के कण होते हैं और आपको पता है कि राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। इसीलिए
राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। इसमें हम आएंगे आगे। चलिए आगे देखते हैं। तो इस तरह से ये जो कण है, आपसे पूछा जाए कि खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका पर कणों के रूप में क्या मौजूद होते हैं, तो राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। राइबोसोम्स के कण हैं जो प्रोटीन बनाने का कार्य करते हैं। तो ये अंग क्लियर हो गया हमारा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं लाइसोसोम पर। लाइसोसोम जो है यह भी विशेष अंग है। ठीक, लाइसोसोम का कार्य एक विशेष कार्य है, उसको हम समझते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं ये है, सॉरी ये गोल्जी काय है, गोल्जी उपकरण, या इसको कहते हैं गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी। इससे एक प्रश्न आप पहले लिख लीजिए, पहले ही नोट कर लीजिए कि गोल्जी बॉडी का जो खोज किया था वो कैमिलो गोल्जी ने किया था। किसने किया था? कैमिलो गोल्जी ने। उन्हीं के नाम पर इसका नाम मतलब गोल्जी बॉडी रख दिया गया। तो किसने किया था? बार बार प्रश्न पूछे गए हैं कि गोल्जी का या गोल्जी बॉडी की खोज किसने की, तो कैमिलो गोल्जी ने। ऐसे यह नाम याद हो जाता है, इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए गोल्जी का क्या करता है कि जब कोशिका दो भाग में बढ़ते हैं, जब कोशिका दो भाग में बढ़ते हैं, जैसे प्रत्येक कोशिका का निर्माण जो है अपने पिछली कोशिका से ही होता है। यही कोशिका दो भाग में बढ़ करके दो नए कोशिका बनाएंगे, और कोशिकाएं फिर बढ़ेंगे तो और कोशिकाएं बनेंगी। तो ये कोशिका जब केंद्रक दो भाग में बढ़ना होता है तो ये प्लेटिंग का कार्य करते हैं, मतलब कि इसको दो भाग में बढ़ने में सहायता करते हैं। तो सबसे पहला कार्य इसका नोट कीजिएगा कि यह कोशिका के विभाजन में सहायता करती है। किस चीज में सहायता करती है? कोशिका के विभाजन में सहायता करती है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आप नोट कीजिएगा कि यह क्या कार्य करता है कि पदार्थों को पैकिंग करके और भेजने का कार्य करता है। मतलब कि यहाँ पर कोई विशेष पदार्थ है, ठीक, और इस पदार्थ को यहाँ ले जाना है, तो इसके जो गुच्छे होते हैं, ठीक, ये इसको पैकिंग करते हैं, संचित भी रखते हैं, और कहीं पर भेजना है तो वहां भी लेकर के जाते हैं। ये काम विशेष है, तो इस चीज को आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक पर। तो इससे हम दो टॉपिक समझ चुके और ये इंपोर्टेंट था। अगला जो है हमारा अंग वो होगा लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम जो है वो एक गोल संरचना है और सबसे विशेष है। इसको आप समझिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए लाइसोसोम जो होता है यह क्या कार्य करता है, तो इसका कार्य होता है कि कोशिका में किसी तरह से अगर कुछ ऐसे कार्बनिक पदार्थ प्रवेश कर गए हैं जो कोशिका के लिए हानिकारक है, समझिएगा ध्यान से, कोशिका के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ प्रवेश कर गए हैं जो कोशिका के लिए क्या है, हानिकारक है, तो क्या होगा कि कोशिका को हानि पहुंचेगी। तो इसके लिए क्या व्यवस्था है कोशिका के अंदर कि ये जो लाइसोसोम है इसके अंदर विशेष रूप से अम्ल पाए जाते हैं जिसे हम कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एसिड या अम्ल। हाइड्रोलाइटिक अम्ल याद रखेंगे, इसमें HCl भी पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी पाया जाता है, लेकिन मूल रूप से उन अम्लों के मिश्रण को हम हाइड्रोलाइटिक अम्ल कहते हैं। ठीक, तो हाइड्रोलाइटिक अम्ल जो होता है या ऐसे यहाँ पर कोई पदार्थ है और ये विषैला पदार्थ है या कोई हानिकारक पदार्थ है कोशिका के लिए, तो ये पदार्थ इसके अंदर आएगा और यह इसके अंदर जो यह हाइड्रोलाइटिक अम्ल है वह क्या करेगा कि उसको पचा देगा, उस कार्बनिक पदार्थ को क्या कर देगा, पचा देगा, मतलब नष्ट कर देगा, मार देगा। अगर कोई जीवाणु भी आ गया तो उसको भी यह अम्ल क्या करेगा, अपने अंदर समाहित कर लेगा और उसको क्या करेगा, नष्ट कर देगा। ठीक है, मतलब इसको कार्बनिक पदार्थों को पचा देने की क्षमता होती है, किसमें, लाइसोसोम के अंदर भरे हाइड्रोलाइटिक अम्ल में, द्रव में। तो होता क्या है कि अगर किसी कारणवश कोशिका को चोट लगी, यहाँ से कोशिका चोट लगा, चोटिल हुआ, और हो सकता है कि ये भी टूट गया, ये क्या हुआ, प्लाज्मा जो मतलब इसकी जो झिल्ली है ऊपरी लाइसोसोम की वह भी टूट गई, तो क्या होगा, इसके अंदर का जो द्रव्य है क्या, हाइड्रोलाइटिक अम्ल, वो तो बाहर निकल जाएगा। अब जब यह बाहर निकलेगा तो ये क्या करेगा, तो ये बेजोड़ काम करेगा। ये क्या करेगा कि पूरी कोशिका को ही समेट लेगा, पूरी कोशिका क्या करेगा, समेट लेगा। मतलब कि ये इसके अंदर के हानिकारक पदार्थों को क्या कर रहा है, तो पचा रहा है, नुकसान से बचा रहा है। लेकिन अगर इसको चोट लगा, ये बहुत सारे होते हैं, ये नहीं कि एक ही होता है, अगर इसको चोट लगा या ये खंडित हुआ या इसका झिल्ली टूटा तो इससे निकलने वाला जो द्रव होगा वो पूरी कोशिका को ही पचा जाए, क्योंकि यह कार्बनिक पदार्थों को पचा देता है। तो ये पूरी कोशिका को ही पचा जाता है, मतलब ये जहां था उसी की हत्या कर दिया, मतलब अपने आप की क्या किया, हत्या कर दिया, कोशिका की हत्या कर दी। तो इसीलिए लाइसोसोम को याद रखेंगे, यहाँ हम लिखते हैं
यहीं लिखते हैं, दिखता है या नहीं, चलिए ऊपर लिखते हैं, ये लाइसोसोम मान लेते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, आत्महत्या की थैली, ठीक है। सुसाइडिक बैग कहते हैं किसको, लाइसोसोम को, क्योंकि यह इससे निकलने वाला हाइड्रोलाइटिक एसिड पूरी कोशिका को ही खुद पचा देता है, ठीक है। मतलब जहां है उसी की हत्या कर दिया, आत्महत्या कर दिया। और एक चीज आप नोट करेंगे, जो कि पहले ही नोट कर लेना चाहिए था, कि इसका जो खोज है वो क्रिश्चियन डी डुबे ने किया था, क्रिश्चियन डी डुबे, ठीक है। लाइसोसोम की खोज किसने की, क्रिश्चियन डी डुबे, ठीक है। चलिए अब हम अगले अंग पर बढ़ते हैं, जो कि होगा हमारा राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम लेते हैं, ये रहा राइबोसोम, या यहां पर भी कणों के रूप में है, पहले बताया जा चुका है। राइबोसोम के बारे में हम देखें तो राइबोसोम जो है यह मूल रूप से प्रोटीन बनाने का कार्य करता है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। कौन, राइबोसोम। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है, राइबोसोम। तो यहां ध्यान दीजिए कि इसमें प्रोटीन संश्लेषण होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं इसको, किसको, राइबोसोम को। सीधा याद रखने वाली बात है कि राइबोसोम जो है वो प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। अब अगला अंग है जो कि बहुत ही ज्यादा विशेष है और सबसे ज्यादा प्रश्न कोशिका में इसी से पूछे जाते हैं। आप थोड़ी देर धैर्य रखिए, हम उसको ले आते हैं अभी। चलिए थोड़ा सा बड़ा पॉइंट होगा इसका, तो देखिए हम यहाँ बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में कहते हैं सूत्र कणिका या सूत्र कणिका, ठीक है। अब देखिए इससे बहुत सारे विशेष पॉइंट बनते हैं, आपको मैं विशेष रूप से समझाता हूं। सबसे पहले जब भोजन पच जाता है तो भोजन आता है कोशिका में, कोशिका में भोजन आने के बाद कहां आता है भोजन, माइटोकॉन्ड्रिया में। यहां मैं समझा रहा हूं, यहां आता है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया में पचा हुआ भोजन आ जाता है ग्लूकोज के रूप में। किस चीज के रूप में, ग्लूकोज के रूप में, ठीक है। उसके बाद फिर जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है वह भी आता है कहां, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां आता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो पहले से पचा हुआ भोजन C6H12O6 मतलब ग्लूकोज के रूप में कहां रखा हुआ है, कहां रखा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और बाद में जब हम सांस लिए तो ऑक्सीजन भी आया, तो वो भी कहां आया, माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब कि आप देख पा रहे हैं कि C6H12O6 प्लस O2 साइन ऑफ एरो H2O प्लस CO2 प्लस ऊर्जा, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे हम, श्वसन है, यह क्या है, श्वसन, ठीक है। तो कोशिकीय श्वसन, कोशिका के अंदर श्वसन किस अंग में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। नोट कीजिए इस पॉइंट को कि कोशिका में श्वसन अंग कौन है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के अंदर श्वसन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिकीय श्वसन किस अंग में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और आप देख रहे हैं कि ऊर्जा भी बनता है, देख रहे हैं ना कि यहाँ पर क्या बनता है, दोनों अभिक्रिया करके तो इसी अंग के अंदर किसका निर्माण कर रहे हैं, ऊर्जा का। मतलब कि यहीं पर माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऊर्जा का निर्माण होता है। तो इसी के लिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस, ठीक है। तो यहां पर इसको हम कोशिका का पावर हाउस कहेंगे। अगर आपको बता दें कि पौधे की कोशिका में आप किसको कहेंगे पावर हाउस, पौधे की कोशिका में किसे कहेंगे आप कोशिका का पावर हाउस, तो वहां भी माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहेंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्लोरोफिल लगाते, क्लोरोप्लास्ट लगाते हैं, लेकिन गलत लगाते हैं, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे, चाहे जंतु कोशिका हो या पादप कोशिका हो, आप क्या करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को ही ऊर्जा गृह के रूप में आंसर देंगे, ठीक है। इसके बाद जो मैं वीडियो लाऊंगा उसमें कोशिका की विशेषताएं और जो अंग बच गए हैं उसको लूंगा, और साथ ही कोशिका के प्रकार,
और अलग अलग तरह की कोशिका से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे सबसे बड़ी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, किस कोशिका को मतलब कैसे किस तरह से कोशिकाओं से जो जो प्रश्न पूछे गए अब तक परीक्षाओं में, मैं उन सभी प्रश्नों को एक रूप दूंगा, एक साथ लेकर के आऊंगा। तो धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।